नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे जेवी एंड सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग अपने अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर यानी एएफएम इसका हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। सो वन लाइनर पार्ट 2। पिछले लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने पार्ट 1 डिस्कस किया था। तो आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द पार्ट 2 लेक्चर ऑफ दिस वन लाइनर. So let's continue. Our methodology will remain the same. First of all, we will see the concept, and then after we will see the MCQs. So this is how we are going to discuss this, cover this particular one liner. देखिए, पहला कंसेप्ट है कि एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि आपका खर्चा, और एक्सपेंडिचर को ट्रैक करने के लिए हमारे पास रिसीट होते हैं और हमारे पास इनवॉइस होते हैं। एक्सपेंस जो है हमारे एसेट के वैल्यू को कम करता है। एक्सपेंस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है। दोस्तों, मैं आपको केवल वन लाइनर पॉइंट बता रहा हूँ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो एक्सपेंस इज ऑफ टू टाइप, वन इज कैपिटल एक्सपेंस, अदर इज रेवेन्यू एक्सपेंस। अब देखिए, कैपिटल जो एक्सपेंस होता है वो लॉन्ग समय के लिए होता है, लंबे अवधि के लिए होता है और हाई वैल्यू आइटम्स के लिए होता है। जबकि हम बात करें यदि रेवेन्यू एक्सपेंस की, तो रेवेन्यू एक्सपेंस रेगुलर कॉस्ट के लिए होता है। रेवेन्यू एक्सपेंस जो होता है वो आपके फिक्स एसेट को मेंटेन करता है, जबकि कैपिटल रिसीप्ट जो है, अब देखिए ये चीज़ क्लियर हो गया कि कैपिटल एक्सपेंस और रेवेन्यू एक्सपेंस में क्या बेसिक डिफरेंस है। कैपिटल रिसीट कहाँ से आता है, शेयर से आएगा, एसेट से आएगा या ग्रांट से आएगा। और वो क्या करता है, ये कैपिटल रिसीट क्या करता है दोस्तों, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बाईपास करता है, राइट। अच्छा, उसके बाद दोस्तों प्रॉफिट और लॉस जो है हमारे कौन से अकाउंट को अफेक्ट करेगा, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अफेक्ट करेगा। और रेवेन्यू रिसीट कहाँ से आएगा, हमारे डेली ऑपरेशन से आएगा। और रेवेन्यू रिसीट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से गो थ्रू होता है। तो देखिए अंदर समझिए, कैपिटल रिसीट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बाईपास करता है, जबकि रेवेन्यू रिसीट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हिस्सा होता है। सो ये था हमारा पहला सेशन। अब दोस्तों इस पर कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। एक्सपेंडिचर का डेफिनेशन पूछा गया है, तो एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है स्पेंडिंग मनी, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सपेंडिचर को कैसे ट्रैक करते हैं। तो एक्सपेंडिचर को ट्रैक करने के लिए ऑप्शन ए करा है बैंक स्टेटमेंट, ऑप्शन बी करा है क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन, ऑप्शन सी करा है रिसीट एंड इनवॉइस। तो ऑब्वियसली इसे हम लोग रिसीट और इनवॉइस से ट्रैक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सपेंस का क्या इंपैक्ट होता है हमारे कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन पे। तो एक्सपेंस एसेट के वैल्यू को बढ़ा देता है, एक्सपेंस का कोई इंपैक्ट नहीं होता। एक्सपेंस जो है एसेट के वैल्यू को घटा देता है। एक्सपेंस केवल लायबिलिटी को अफेक्ट करता है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंस जो है हमारे एसेट के वैल्यू को कम कर देता है, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है कि एक्सपेंसेस रिड्यूसेस आवर एसेट वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सपेंस को टिपिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कैसे कैटेगराइज करते हैं। स्मॉल एंड लार्ज एक्सपेंस, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंस, मंथली एंड ईयरली एक्सपेंस, फिक्स्ड एंड वेरिएबल एक्सपेंस। तो मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंसेस के दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं हमारे कैपिटल एक्सपेंस, एक होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस। दोस्तों प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कैपिटल एक्सपेंस का, शॉर्ट टर्म लो वैल्यू आइटम, डेली ऑपरेशनल कॉस्ट, लॉन्ग टर्म हाई वैल्यू आइटम, नो फिक्स ड्यूरेशन और वैल्यू। तो दोस्तों कैपिटल एक्सपेंस का प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये हाई वैल्यू आइटम के लिए होता है और लंबी अवधि के लिए होता है, तो लॉन्ग टर्म हाई वैल्यू आइटम, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेवेन्यू एक्सपेंस को कैसे डिस्क्राइब करेंगे इन टर्म्स ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन ए इरेगुलर कॉस्ट, ऑप्शन बी लॉन्ग टर्म कॉस्ट, ऑप्शन सी रेगुलर कॉस्ट, ऑप्शन डी नॉन ऑपरेशनल कॉस्ट। तो रेवेन्यू एक्सपेंस जो होता है दोस्तों वो हमारे रेगुलर कॉस्ट को कवर करता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेवेन्यू एक्सपेंस का प्राइमरी पर्पस क्या है हमारे बिजनेस में। नया फिक्स एसेट क्रिएट करना, फिक्स एसेट को मेंटेन करना और सपोर्ट करना, फिक्स एसेट के वैल्यू को कम करना और हाई वैल्यू रेवेन्यू जनरेट करना। दोस्तों रेवेन्यू एक्सपेंस का पर्पस यही है कि हम फिक्स एसेट को मेंटेन, सही जवाब है। कैपिटल रिसीट कहाँ से आता है, शेयर से, एसेट से या ग्रांट से। तो क्वेश्चन ये है कि टिपिकल सोर्स क्या है कैपिटल रिसीट का, डेली ऑपरेशन बिल्कुल नहीं, बोरोड फंड एंड लोन बिल्कुल नहीं, शेयर, एसेट और ग्रांट बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही जवाब है। कैपिटल रिसीट पे क्या होता है कंसर्निंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट बढ़ाता है, प्रॉफिट घटाता है, कोई इंपैक्ट नहीं होता, बाईपास कर लेता है। तो दोस्तों कैपिटल रिसीट जो है बाईपास कर लेता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो कंपनी का जो प्रॉफिट और लॉस है वो कैसे इम्पैक्ट करता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो इसका कोई इंपैक्ट नहीं होता, प्रॉफिट अकाउंट बैलेंस बढ़ाता है जबकि लॉस घटा देता है। तो लॉस अकाउंट बैलेंस बढ़ाता है जबकि प्रॉफिट घटा देता है। ऑप्शन डी कर रहा है कि अकाउंट क्लोज हो जाता है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। सही जवाब है कि प्रॉफिट के कारण हमारा अकाउंट बैलेंस बढ़ता है, लॉस से घटा देता है। रेवेन्यू रिसीट कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एसेट, डेली ऑपरेशन, शेयर होल्डर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो डेली ऑपरेशन से कैसे रेवेन्यू रिसीप्ट टिपिकली अकाउंटेड होता है हमारे कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड में। तो दोस्तों ये जो है गो थ्रू होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ऑप्शन सी सही जवाब है। दोस्तों हम लोग कुछ और कंसेप्ट की डिस्कस कर लेते हैं। बिल ऑफ होता है पेमेंट के लिए, ड्रॉअर जो है बिल क्रिएट करेगा, ड्रॉई जो होगा वो पेयर होगा, पेई जो है वो पेमेंट रिसीव करेगा।
ट्रेड बिल जो है ट्रेड ट्रांजेक्शन को सेटल करता है। एकोमोडेशन बिल जो है म्यूचुअल हेल्प को सर्व करता है। प्रॉमिसरी नोट फ्यूचर पेमेंट को प्रॉमिस करेगा। प्रॉमिसरी नोट के पास मेकर होंगे और पेई होंगे। एकोमोडेशन बिल में कंसिडरेशन नहीं होता है। देखिए वन लाइनर है, एकदम सिंपल भाषा में आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके बुक का कंटेंट, जो कि आपके फाइनल रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल होगा। यदि आपको इसकी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, वो पेड पीडीएफ है। चलिए, प्रॉमिसरी नोट में मेकर्स और पेई होता है। एकोमोडेशन बिल में कंसिडरेशन नहीं होता। इनसे डील करने को काइट फ्लाइंग कहते हैं। इसे विंड बिल या विंड मिल्स भी कहते हैं। चलिए, बिल बुक में रिसीवेबल होता है और पेबल होता है। रिसीवेबल रिसीव बिल को रिकॉर्ड करेगा और वो कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो रिसीवेबल और पेबल दो होता है, बिल पेबल और बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल रिसीव बिल को रिकॉर्ड करेगा और कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट होगा। पहला सवाल है कि बिल ऑफ एक्सचेंज का प्राइमरीली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कंडीशनल ऑर्डर फॉर पेमेंट, अर्शनल ऑर्डर फॉर पेमेंट, ऑर्डर्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। तो अभी मैंने बताया कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक अनकंडीशनल ऑर्डर फॉर पेमेंट है, इसमें कोई कंडीशन अटैच नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में कौन बिल बनाता है, कौन पेयर है और कौन पेमेंट रिसीव करता है। तो मैंने बताया था कि ड्रॉर बिल बनाएगा, ड्रॉई पेई पेयर होगा और पेई जो है वो पेमेंट रिसीव करेगा। याद रखिएगा, ड्रॉर, ड्रॉई, पेई, इन तीनों का कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइमरी पर्पस क्या है ट्रेड बिल का बिजनेस ट्रांजैक्शन में? तो ऑप्शन है कि फाइनेंशियल लायबिलिटी को सेटल करना, ट्रेड ट्रांजैक्शन को सेटल करना, लोन को सिक्योर करना और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ट्रेड बिल का प्राइमरी पर्पस है कि हमारे ट्रेड ट्रांजैक्शन को सेटल करना। राइट, ऑप्शन भी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकोमोडेशन बिल का क्या पर्पस है? तो ये म्यूचुअल हेल्प को सर्व करता है, इट प्रोवाइड म्यूचुअल हेल्प। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रॉमिसरी नोट क्या करता है? कि ये प्रॉमिस करता है फ्यूचर पेमेंट के रिगार्डिंग, जैसा कि नाम ही है इसका प्रॉमिस करना, इट प्रॉमिस रिगार्डिंग द फ्यूचर पेमेंट। प्रॉमिसरी नोट में कौन कौन से पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं? एक मेकर होता है और एक पेई होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, मेकर एंड पेई। दोस्तों सवाल यह है कि एकोमोडेशन बिल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसमें सिग्निफिकेंट कंसिडरेशन होता है, इसमें कंसिडरेशन होता ही नहीं है। इसको ट्रेड ट्रांजैक्शन में यूज किया जाता है, बिल्कुल गलत। दोस्तों एकोमोडेशन बिल के लिए कोई कंसिडरेशन नहीं होता। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कॉलेक्चुअल टर्म क्या है जिसके थ्रू डिस्क्राइब कर सकते हैं एकोमोडेशन बिल को? तो काइट फ्लाइंग, इसको हम लोग विंड मिल या ब्रीज मिल भी कहते हैं। राइट, चलिए, बुक का क्या पर्पस है? बिजनेस ऑपरेशन में इंप्लॉय की अटेंडेंस को रिकॉर्ड करना, इन्वेंट्री को मैनेज करना अकाउंट रिसीवेबल को और अकाउंट पेबल को। बिल्कुल सही जवाब। बिल बुक का यही काम है कि जितने भी अकाउंट रिसीवेबल हैं, जितने भी अकाउंट पेबल हैं, उसे हम लोग मैनेज करते हैं बिल बुक के माध्यम से। किस तरह का बिल को रिकॉर्ड किया जाता है? हमारे बिल बुक के रिसीवेबल सेक्शन में जो बिल हमें बिजनेस को पे करना है, बिल जो कि बिजनेस को पे किया जाएगा, बिल इन्वेंट्री जो परचेस के लिए है, या बिल जो एम्प्लॉय सैलरी के लिए। दोस्तों याद रखिएगा कि जो हमारे बिल रिसीवेबल होते हैं वो रिसीव्ड बिल को रिकॉर्ड करते हैं, यानी बिल टू बी पेड टू द बिजनेस, यानी बिजनेस को जो बिल पे करना है, बिजनेस को जो बिल मिलेगा। राइट, अब दोस्तों बिल को टिपिकली कैसे मैनेज किया जाता है अकाउंट रिसीवेबल के कॉन्टेक्स्ट में? उसको सेपरेट लेजर में रिकॉर्ड करते हैं, उसको कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, उसको कैश में पे करते हैं, या अकाउंट पेबल लेजर में ट्रांसफर होता है। तो दोस्तों बिल को एक कस्टमर के अकाउंट में हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। दे आर क्रेडिटेड टू द कस्टमर अकाउंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों कुछ और पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बिल रिसीवेबल के बारे में बताया। अब देखिए, बिल पेबल जो है एक्सेप्टेड बिल को रिकॉर्ड करेगा, ऑनर्ड बिल को ड्यू डेट पे किया जाएगा, डिसऑनर्ड बिल को ड्यू डेट पे नहीं किया जाएगा, ड्रॉर जो है बिल को डिस्काउंट कर सकता है बैंक के साथ, इंडोर्समेंट जो है बिल को दूसरे को ट्रांसफर कर देता है, अर्ली पेमेंट को कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल, रिन्यूअल जो है ओल्ड बिल को कैंसिल कर देता है नए से, एक नोटरी जो है नोटरी पब्लिक हैंडल करते हैं नॉन कंटेंशियस लीगल मैटर को, ड्रॉई का अर्ली पेमेंट को हम लोग रिवेट करते हैं, यदि कोई ड्रॉई जो है अर्ली पेमेंट कर देगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिवेट करते हैं। नोटिंग का मतलब क्या होता है? नोटिंग का मतलब होता है ये कंफर्म करता है कि बिल को डिसऑनर किया गया है। प्रोटेस्ट जो होता है वो एक सर्टिफाइड नोट ऑफ डिसऑनर कहते हैं। ड्रॉर जो है वो क्रिएट करेगा और बिल को भेजेगा। तो ड्रॉर क्रिएट द बिल एंड सेंड द बिल। पहला सवाल कि बिल पेबल बुक को प्राइमरीली क्या रिकॉर्ड करता है? बिल जो कि अभी तक एक्सेप्ट करना बाकी है, बिल जिसको ऑलरेडी पे किया गया है, एक्सेप्टेड बिल को, और तो एक्सेप्टेड बिल को और बिल इशूड बाय द ड्रॉई। तो फ्रेंड्स देखिए, बिल पेबल बुक जो है क्या करेगा? रिकॉर्ड एक्सेप्टेड बिल को रिकॉर्ड करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑनर्ड बिल का क्या मतलब है जब बिल को ऑनर कहा जाए? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि बिल को डिसऑनर कर दिया गया, बिल को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया, बिल को ड्यू डेट पे किया गया है और बिल को डिस्काउंट किया गया। दोस्तों बिल को ऑनर करने का मतलब ये हुआ कि ड्यू डेट पे किया गया है उसे। डिसऑनर बिल को ड्यू डेट पे नहीं किया जाता। क्या सिग्निफिकेंस है डिसऑनर बिल का? द बिल हैज बीन डिस्काउंटेड, द बिल हैज बीन पेड ऑन ड्यू डेट। तो मैंने अभी आपको बताया कि डिसऑनर बिल का
वी हैव 2000 प्लस एमसीक्यू। तो यदि आपको इस तरह के एमसीक्यूज की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे इस एमसीक्यू को अवेल करें। और दोस्तों इस एमसीक्यू ये लास्ट 2-3 दिन में एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत महत्वपूर्ण है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करें उतना अच्छा रहेगा। ड्रॉअर क्या करेगा बिल के साथ बैंक पे, तो ड्रॉअर जो है बिल अमाउंट बढ़ाएगा, बिल को फुल पे करेगा, बिल को डिस्काउंट करेगा या बिल के ड्यू डेट को बढ़ाएगा। तो ड्रॉअर क्या करता है डिस्काउंट करवाता है बिल को। इंडोर्समेंट का प्राइमरी पर्पस क्या है, बिल को कैंसिल करना, बिल के ड्यू डेट को एक्सटेंड करना, बिल को दूसरे पार्टी को ट्रांसफर करना, बिल के एक्सेप्टेंस को कंफर्म करना। तो दोस्तों इंडोर्समेंट का मेन पर्पस ये है कि हम बिल को दूसरे पार्टी को ट्रांसफर करेंगे। अर्ली पेमेंट को कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। तो अब बिल रिटायर हो गया, इसका मतलब क्या होता है कि बिल अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है, बिल का ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, बिल को दूसरे पार्टी को ट्रांसफर कर दिया गया है, बिल को पेमेंट हो गया ड्यू डेट से पहले ही। दोस्तों रिटायरमेंट का मतलब यही होता है बिल का, कि बिल का पेमेंट जो है ड्यू डेट से पहले ही हो गया। ये सब टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा, आगे बहुत काम आएगा। बिल का रिन्यूअल का मतलब क्या होता है, बिल का रिन्यूअल मतलब ये होता है कि हमने ओल्ड बिल को नए बिल से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, टिपिकली रोल क्या होता है नोटरी पब्लिक का लीगल मैटर को हैंडल करने में। दोस्तों याद रखिएगा कि नोटरी पब्लिक जो है नॉन कंटेंटियस लीगल मैटर को हैंडल करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि डीलिंग विद नॉन कंसेंसस लीगल मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रॉई जो है क्या रिसीव करता है यदि वो बिल को अर्ली पेमेंट कर दे, डिस्काउंट, रिवेट, एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट, इंडोर्समेंट, तो उसे रिवेट मिलता है। ठीक है, नोटिंग का क्या पर्पस है बिल के कॉन्टेक्स्ट में, बिल के ड्यू डेट को बढ़ाना, बिल को एक्सेप्टेंस को कंफर्म करना, बिल को डिसऑनर के कंफर्म करना और बिल को डिस्काउंट करना। नोटिंग का मतलब है कि आपका बिल डिसऑनर हो गया है, आपने ड्यू डेट से उसका पेमेंट नहीं किया और उसको कंफर्म करने के लिए हम लोग नोटिंग करते हैं। प्रोटेस्ट का डिसऑनर बिल से क्या रिलेशन है, तो एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, सर्टिफिकेशन ऑफ बिल वैल्यू, कंफर्मेशन ऑफ बिल वैलिडिटी, सर्टिफाइड नोट ऑफ डिसऑनर। तो प्रोटेस्ट का मतलब ही है कि ये डिसऑनर का एक नोट होता है। कौन प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होता है बिल ऑफ एक्सचेंज को क्रिएट करने के लिए और उसे भेजने के लिए, तो ड्रॉअर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्रिएट करेगा और बिल को भेजेगा। दोस्तों पेई की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो बिल को पे करेगा, राइट, जैसा कि नाम ही है पेई। तो मैंने अभी आपको बताया था ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई। दोस्तों बैंकिंग कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ऑडिट किया जाता है। आरबीआई को ऑथराइजेशन मिली है कि वो बैंकिंग कंपनी को इंस्पेक्ट करेगी। बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन यानी बीएफएस बेटर कंट्रोल के लिए होता है। जो कोर प्रिंसिपल है वो होता है इफेक्टिव बैंकिंग सुपरविजन, ये स्टैंडर्ड को सेट करता है। ठीक है, बेंचमार्क फॉर असेसिंग सुपरवाइजरी क्वालिटी। ऑडिट के द्वारा क्या होता है कि हमारा रिकॉर्ड कीपिंग एक्यूरेट है या नहीं है। इंस्पेक्शन रिव्यू करता है ऑर्गेनाइजेशन के अफेयर को। इंस्पेक्शन का फोकस होता है व्हाट, ऑडिट ऑन वाई। इंस्पेक्शन हमारे एक्शन को रिव्यू करेगा, प्रोसेस को ऑडिट करेगा। इंस्पेक्शन क्वालिटेटिव हो सकता है, ऑडिट क्वालिटेटिव होता है। अंतर समझिए इंस्पेक्शन और ऑडिट में। इंस्पेक्शन क्या होता है, देखिए इंस्पेक्शन एक्शन को रिव्यू करेगा, ऑडिट प्रोसेस को रिव्यू करेगा। इंस्पेक्शन का फोकस होता है क्या पे, ऑडिट का फोकस होता है क्यों पे। इंस्पेक्शन ब्रोडर ऑर्गेनाइजेशन अफेयर को रिव्यू करता है, जबकि ऑडिट इंश्योर करता है एक्यूरेट रिकॉर्ड कीपिंग को। ठीक है, तो ये अंतर है। दोस्तों किस एक्ट के अंतर्गत फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैंकिंग कंपनी का ऑडिट किया जाता है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्या पर्पस है बीएफएस का, तो बीएफएस का मेन पर्पस है कि हम बैंकिंग ऑपरेशन पे कंट्रोल को इन्हांस करें। कोर प्रिंसिपल फॉर इफेक्टिव बैंकिंग सुपरविजन क्या इस्टेब्लिश करता है, तो ये स्टैंडर्ड को इस्टेब्लिश करता है, राइट, इट इस्टेब्लिशेस द स्टैंडर्ड ताकि हमारा बैंकिंग सुपरविजन इफेक्टिव हो। दोस्तों प्राइमरी पर्पस क्या है, हम बेंचमार्क को इस्टेब्लिश करते हैं बैंकिंग सुपरविजन में, तो प्राइमरी पर्पस है कि हम अपने क्वालिटी को सुपरवाइजरी क्वालिटी को इवेल्युएट कर सकें। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, प्राइमरी रोल क्या है ऑडिट का इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिट क्या करता है दोस्तों, ये रिकॉर्ड कीपिंग को एक्यूरेट बनाता है, इट इंश्योर्स एक्यूरेट रिकॉर्ड कीपिंग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंस्पेक्शन का क्या फोकस होता है बैंकिंग इंडस्ट्री में, तो इंस्पेक्शन रिव्यू करता है ऑर्गेनाइजेशन के अफेयर को, इट रिव्यू ब्रोडर ऑर्गेनाइजेशन अफेयर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए की डिफरेंस क्या है इंस्पेक्शन और ऑडिट में, तो इंस्पेक्शन व्हाट पे फोकस करता है, ऑडिट वाई पे फोकस करता है, राइट। प्राइमरी फोकस क्या है इंस्पेक्शन और ऑडिट का, तो इंस्पेक्शन एक्शन को रिव्यू करेगा और ऑडिट प्रोसेस को रिव्यू करेगा, इसीलिए व्हाट और वाई का कंसेप्ट है। इंस्पेक्शन क्वालिटेटिव होता है, ऑडिट देखिए इंस्पेक्शन क्वांटिटेटिव होता है, ऑडिट क्वालिटेटिव है। इंस्पेक्शन के कारण एक्शन होता है, ऑडिट जो है रिकमेंडेशन ऑफर करता है। ठीक है, आरबीआई का जो एक्ट है वो मैंडेट करती है स्टैट्यूटरी ऑडिट को स्पेसिफाइड रोल के साथ। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में ऑडिट जो है सभी बैंकों के लिए मस्ट है। स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है एक LFR क्या होता है, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट।
LFAR। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट LFAR को सबमिट करते हैं, राइट। LFAR इनेबल करता है स्पेशल रिपोर्टिंग ऑन वेरियस इशू। RBIA क्या है? रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट, ये रेगुलर इंस्पेक्शन को रिप्लेस करता है। कंकरेंट ऑडिट इरेगुलरिटी को डिटेक्ट करता है ताकि हम फ्रॉड को प्रिवेंट कर सकें। इसका इम्फेसिस होता है सब्सटेंटिव चेक इन द की एरियाज। ऑडिटर वेरीफाई करते हैं बोरोवर के स्टॉक को और रिकॉर्ड कीपिंग पे रिपोर्ट करते हैं। इनकम ऑडिट कवर करता है इनकम और एक्सपेंडिचर ब्रांचेज में। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये सीक्वेंस है। आप यदि इसका PDF चाहते हैं तो हमारे कैप्सूल कोर्स में इनरोल हो जाइए। बाकी जो कंटेंट है वो पेड मेंबर के लिए अवेलेबल है। तो यदि आप भी इस तरह के कंटेंट चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड फॉर मोर डिटेल यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। थैंक यू।